बच्चों, इंडिया कितना भी डिजिटल क्यों ना हो जाए, पर रोटी कभी गूगल से डाउनलोड नहीं होगी। वो तो किसान की मेहनत और लगन से ही मिलेगी। तो चलो बच्चों, आज अपन इस मोटिवेशन के साथ में स्टार्ट करते हैं वीट क्रॉप के बारे में, जिसे किसान बड़ी मेहनत से उगाता है। अपन पढ़ेंगे वीट के कल्टीवेशन के बारे में। ये अपनी है बच्चों सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास देखने के लिए आप W2025 एग्रोनॉमी के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। आज अपन सबसे पहले कल का रिवीजन करते हैं और फिर अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो चलो क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं वीट, जिसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, किंग ऑफ सीरियल कहा जाता है। वीट का साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसे कॉमन ब्रेड वीट भी बोलते हैं। फैमिली इसकी ग्रेमिनिया पोएसी होती है और इसका ओरिजिन प्लेस क्या है बच्चों, साउथ वेस्ट एशिया या टर्की। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था वीट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन कौन करता है, चाइना करता है। सेकंड रैंक पर इंडिया आता है। अगर अपन एरिया में देखें तो इंडिया फर्स्ट रैंक पर है वर्ल्ड में वीट के प्रोडक्शन में। और प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है बच्चों, यूनाइटेड किंगडम की है। उसके बाद में जर्मनी की आती है। लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वीट, जो वीट को सबसे ज़्यादा खरीदने वाला देश है, उसका नाम क्या है, चाइना है। सेकेंड इजिप्ट, फिर अपने इंडोनेशिया आता है। अगर अपन इंडिया से रिलेटेड डाटा देखें तो फर्स्ट रैंक पर अपने कौन है बच्चों, उत्तर प्रदेश है। किसमें, प्रोडक्शन में। राजस्थान की रैंक है फिफ्थ इन द प्रोडक्शन। अगर अपन एरिया में देखें तो यूपी अपने फर्स्ट रैंक पर एरिया और प्रोडक्शन दोनों में है। राजस्थान एरिया में फोर्थ रैंक पर आता है। अगर अपन इंडिया की नेशनल प्रोडक्टिविटी देखें गेहूं की, वो कितनी है बच्चों, 36 क्विंटल है। और हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी अपने को मिलती है कहाँ पर, पंजाब में, जो कितनी है बच्चों, 47.12 क्विंटल पर हेक्टेयर अपने को प्रोडक्टिविटी मिलती है। नेक्स्ट अपन ने देखा वीट का कंपोजिशन, जिसमें अपन ने पढ़ा वीट में जो स्टार्च, जिसको अपन कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, वो 60 to 68% होती है। प्रोटीन 8 to 15% और फैट होता है 1.5 to 2%। वीट का अपन ओरिजिन प्लेस अपन ने पढ़ लिया था कि साउथ वेस्ट एशिया होता है। बट अगर आपसे पूछा जाए डिप्लॉयड वीट के बारे में, तो डिप्लॉयड वीट का ओरिजिन प्लेस क्या है, एशिया माइनर। टेट्राप्लॉयड का अपने एप्सियाना या अफ्रीका है। और हेक्साप्लॉयड वीट, जिसका क्या होता है अपने एशिया ओरिजिन प्लेस है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा वीट के क्लासिफिकेशन के बारे में। अपन ने पढ़ा टोटल 18 स्पीसीज है, उसमें से 12 वीट की स्पीसीज है वो क्या अपने कल्टिवेटेड है। ठीक है। सबसे पहले अगर अपन देखें, एक इसका नाम है क्या, डिप्लॉयड वीट। डिप्लॉयड वीट के अंदर अपने कौन कौन से आते हैं, इनकॉर्न, एजिलोपस स्क्वेरोसा और एजिलोपस स्पेल्टोइडस। टेट्राप्लॉयड जो वीट है, उसके अंदर अपने कौन कौन सी आती है, हमने इमर वीट, जिसे ट्रिटिकम डाइकोकम बोलते हैं, मैक्रोनी वीट, जिसे ट्रिटिकम ड्यूरम बोलते हैं, और रिवर्ट वीट, जिसे ट्रिटिकम टर्जिडम कहा जाता है। अगर अपन हेक्साप्लॉयड में देखें तो स्पेशली जो अपने याद रखने लायक चीज़ क्या है, अपने कॉमन ब्रेड वीट, जिसे ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं, और एक अपने होता है इंडियन ड्वार्फ वीट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रिटिकम स्पेरोकोकम। नेक्स्ट अपन ने देखा बच्चों जर्म प्लान कलेक्शन ऑफ द वीट। सबसे पहले अगर अपन देखें तो कॉमन ब्रेड वीट है, उसके जर्म प्लाज्म का कंजर्वेशन कौन करता है, सिमिट मैक्सिको करता है। वहीं ड्यूरम वीट जो अपने टेट्राप्लॉइड होता है, उसका कौन करता है बच्चों, क्रीडा, जो बेरट लेबनन में है। पहले सीरिया में था, अब कहाँ पर, अपने बेरट लेबनन के अंदर है। नेक्स्ट अगर अपन देखें वीट की जो कल्टीवेटेड स्पीसीज है वो कौन कौन सी, अपने एक तो अपने ट्रिटिकम एस्टिवम, जो अपने क्या है वाइडली ग्रोज होती है अपने इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है उसका नाम है ट्रिटिकम ड्यूरम। एक अपने होती है ट्रिटिकम डाइकोकम और एक अपने ट्रिटिकम स्पेरोकोकम। ट्रिटिकम स्पेरोकोकम को अपन क्या बोलते हैं, इंडियन वीट भी बोलते हैं। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था बच्चों कि वीट के प्लांट के बारे में। वीट में अपन ने पढ़ा वीट का जो इन्फ्लोरेंस होता है उसका नाम क्या होता है, स्पाइक। और एक जो स्पाइक होती है ना, उसमें 15 to 20 स्पाइकलेट पाए जाते हैं। और एक स्पाइकलेट में 1 to 5 फ्लोरेट्स या फ्लोवर्स पाए जाते हैं। अगर अपन वीट के प्लांट की बात करें तो उसमें क्या होता है बच्चों, 5 to उसके अंदर बच्चों क्या होता है अपने 5 to 7 या फिर अपन बोल सकते हैं 6 नोड्स पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन ने देखा कि मेजर ग्रोइंग स्टेजेस ऑफ द वीट। ठीक है। वीट का जो जर्मिनेशन होता है ना, वो मेनली होता है 5 to 7 डेज आफ्टर सोविंग। वहीं अगर अपन देखें
वीट के अंदर जो क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज है वो कब आती है? 20 to 25 डेज आफ्टर सोइंग। वहीं इसमें टिलरिंग स्टेज है वो अपने 15 डेज के बाद में स्टार्ट हो जाती है और 45 डेज तक चलती है। और वीट में जो जॉइंटिंग स्टेज है ना वो 45 to 60 डेज तक चलती है अपने। और रिप्रोडक्टिव फेज कब आती है वीट में? वीट में जो पोलिनेशन का टाइम पीरियड कब होता है बच्चों? 70 to 85 डेज के बाद में आता है। नेक्स्ट अपन ने देखा वीट के ग्रोइंग जोन। मेनली अपने वीट के इंडिया में कितने ग्रोइंग जोन है? 6 ग्रोइंग जोन है। फर्स्ट अपने क्या है? उसका नाम है अपने नॉर्थ हिली जोन्स। फिर अपने क्या है? सेकंड इसका नाम है नॉर्थ वेस्ट जोन। फिर अपने आता है नॉर्थ ईस्ट जोन। फिर अपने आता है क्या? सेंट्रल जोन। और अपने एक अपने आता है क्या? पेनिसुलेटा जोन। और एक अपने आता है क्या? साउथ हिल जोन। ठीक है, जिसमें से जो नॉर्थ वेस्ट जोन है वो अपने क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट वीट जोन है। एक अपन ने पढ़ा बच्चों जो ड्यूरम व्हीट है जिसके द्वारा अपन मेनली पास्ता बनाते हैं वो कहाँ पर पाया जाता है? अपने सेंट्रल जोन और पेनिसुलर जोन के अंदर अपने मेनली ग्रो होता है। तो यहाँ तक अपन ने कल की क्लास में व्हीट के बारे में पढ़ा था। आज अपने नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन, जिसका नाम है क्या? वेराइटल डेवलपमेंट। ठीक है, व्हीट में जो वेराइटीज है उसका डेवलपमेंट की हिस्ट्री अपन पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन वेराइटी डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले अगर अपन देखते हैं तो सेमी ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज वाज डेवलप्ड एट द मेक्सिको यूजिंग द जापानीज लाइन कॉल्ड द नोरिन 10 ट्रिगर्ड द ग्रीन रिवोल्यूशन इन द व्हीट प्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले बच्चों क्या आता है? अपने व्हीट की सेमी ड्वार्फ वेराइटीज डेवलप की गई। कौन सी वेराइटीज? सेमी ड्वार्फ वेराइटीज। कहाँ डेवलप की गई है? ये डेवलप की गई थी मेक्सिको में। कहाँ डेवलप की गई थी? मेक्सिको में। और अगर आपसे पूछा जाए इंस्टीट्यूशन का नाम तो उसका नाम क्या है बच्चों? सिमिट। क्या नाम है? सिमिट। सिमिट है जो मेक्सिको में है, वहां पर वीट की सेमी ड्वार्फ वेराइटी डेवलप की गई। और इसके लिए अपने जो जर्म प्लाज्म यूज किया गया वो कहाँ का था बच्चों? वो था अपने जापानीज जर्म प्लाज्म। कौन सा जर्म प्लाज्म था? जापानीज जर्म प्लाज्म, जिसका नाम था नोरिन 10। क्या नाम था? नोरिन 10। तो नोरिन 10 जर्म प्लाज्म का यूज करके वीट की सेमी ड्वार्फ वेराइटी डेवलप की गई। कहाँ की गई थी? मेक्सिको सिमिट के अंदर। Therefore, the green revolution can be said at wheat revolution. The varieties yield about 2.5% more than the traditional old tall varieties. These are the resistant to losing and highly responsive to fertilizer and irrigation. ठीक है, अपने जो सेमी ड्वार्फ वेराइटीज अपने डेवलप की मेक्सिको सिमिट के अंदर, उसकी वजह से बच्चों क्या आता है? अपने ग्रीन रिवोल्यूशन आया। क्या आया? ग्रीन रिवोल्यूशन आया, हरित क्रांति जिसे अपन कहते हैं। और इस ग्रीन रिवोल्यूशन को अपन स्पेशली क्या बोल सकते हैं बच्चों? व्हीट रिवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? व्हीट रिवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। और इसकी वजह से हुआ क्या था? अपने जो व्हीट का प्रोडक्शन है ना बच्चों, वो 2 to 2.5% अपने इंक्रीज हो गया। 2 से 2.5 गुना अपने क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक है, और उसकी वजह से अपने क्या आई? अपने हरित क्रांति आई थी। हालांकि जो पहले अपने कौन सी वेराइटीज थी? पहले अपने वीट की टोल वेराइटीज थी। और इन टोल वेराइटीज में सबसे बड़ी समस्या क्या रहती थी बच्चों? उनमें लोजिंग की समस्या रहती थी। लोजिंग मीन्स होता है प्लांट्स का गिर जाना, प्लांट गिर जाते थे। ठीक है, उसकी वजह से हमारे इल्ड कम मिल रही थी। फिर सिमिट मेक्सिको में वेराइटी डेवलप की गई जिनका नाम क्या है? सेमी ड्वार्फ वेराइटी डेवलप की गई, जो जापानीज जो अपने जापानीज लाइन थी, इसका नाम था नोरिन 10, उसका यूज करके किया गया। उसके बाद में पूरे वर्ल्ड में ग्रीन रिवोल्यूशन आया, जिसकी वजह से अपने 2 से 2.5 गुना जो व्हीट का प्रोडक्शन है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अपन बोल सकते हैं ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब अपन देखते हैं बच्चों आगे। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। उन्होंने इंडिया को विजिट किया। कब किया था? 1963 के अंदर। ठीक है, द व्हीट हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया इज इनिशिएटेड बाय डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इन 1963 with the suggestion of introducing semi-dwarf wheat varieties from Mexico by Dr. Norman E. Borlaug. This led to the introduction of commercial semi-dwarf spring wheat varieties like Lerma Rojo and Sonero 64 in 1963.
Government of India introduced 1800 ton of the seed of the Lerma Rojo and Sonero 64 in 1965. अब देखो बच्चों क्या हुआ, 1963 का जो सन है, उस टाइम एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को अपन क्या बोलते हैं, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को अपन बोलते हैं वर्ल्ड के अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके फादर। क्या बोलते हैं इनको, वर्ल्ड के ग्रीन वर्ल्ड के ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर। ठीक है, 1963 के अंदर डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है, वो इंडिया में विजिट करते हैं। ठीक है बच्चों, 1963 में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग क्या करते हैं, अपने इंडिया में विजिट करते हैं। उसके बाद में उन्होंने क्या सजेस्ट किया, इंडिया में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इनको अपन किसके नाम से जानते हैं, इनको अपन जानते हैं फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने यह सजेस्ट किया कि आप इंडिया में क्या करो, आप सेमी ड्वार्फ वीट की वैरायटीज लगाओ। क्या करो, सेमी ड्वार्फ वीट की वैरायटीज ग्रो करो। ठीक है, फिर इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने मेक्सिको सिमिट से सेमी ड्वार्फ वीट की जो वैरायटीज है उसको इंट्रोड्यूस किया। उनका नाम क्या था अपने, सोनेरो 64, सोनेरो 64 एंड लर्मा रोजो। और इनके हमने क्या किया था, 2000 या फिर अपन बोल सकते हैं 1800 टन्स, 1800 टन हमने क्या किया, इन वीट के जो सीड्स है उनको इंट्रोड्यूस किया। कहाँ से, सिमिट मेक्सिको से। कब किया था, 1965 में। और उसकी वजह से इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। कौन से ईयर में आता है अपने ग्रीन रेवोल्यूशन, 1966 के अंदर आया था। ठीक है, तो ये अपने स्टोरी थी किसकी, ग्रीन रेवोल्यूशन की। बहुत इंपॉर्टेंट वैसे क्वेश्चन बन जाता है, पूछा जाता है कि अपने ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर जो वीट की इंट्रोड्यूस वेराइटीज कौन सी थी, तो उनका नाम क्या, अपने सोनेरो 64 और एक अपने क्या, लर्मा रोजो। ठीक है, इंट्रोडक्शन हुआ कब था इनका, 1965 में हुआ था। और इंडिया में वीट रिवोल्यूशन या ग्रीन रिवोल्यूशन कब आया था, अपने 1966 के अंदर आया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन आगे देखें, द मैक्सिकन वीट वेराइटीज known for their red color seed at the use in breeding to develop amber color varieties like Kalyan Sona, सफेद नरमा एंड सरबती सोनेरा। ठीक है, जो अपने मैक्सिकन वेराइटीज थी ना बच्चों, इनका जो कलर क्या था, इनका कलर था रेड कलर। ठीक है, उसके बाद में इनमें क्रॉसिंग के द्वारा इनका कलर कौन सा हो गया, अपने अंबर कलर। कौन सा हो गया, अंबर कलर। ये अंबर कलर कौन सा होता है, आजकल अपन जितना भी जो गेहूं देखते हैं ना, जो गेहूं का कलर है वो कौन सा है बच्चों, अंबर कलर है। और ये अंबर कलर वाली वेराइटीज इंडिया में जो डेवलप की गई, उनका नाम क्या था, एक का नाम है कल्याण सोना, कल्याण सोना। उसके अलावा एक अपने आता है क्या, सफेद लरमा। और एक अपने आती है, उसका नाम क्या है, सरबती सोनेरा, सरबती सोनेरा। ये वेराइटीज है वीट की जो अपने क्या, अंबर कलर वाली वेराइटीज है। Mutant varieties of wheat like Sarbati Sonero was developed by Dr. M. S. Swaminathan from Sonero 64 through the gamma radiation। अपने जो वीट की म्यूटेंट वेराइटीज है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि वीट की म्यूटेंट वेराइटी को डेवलप किसने किया था, तो एक साइंटिस्ट है जिनको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया बोलते हैं, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, इन्होंने डेवलप किया, इसका नाम है सरबती सोनेरो। पूछा जाता है वीट की म्यूटेंट वेराइटी का नाम, तो ध्यान रखना सरबती सोनेरो है, जो किससे डेवलप की गई, सोनेरो 64 वेराइटी से गामा रेडिएशन का यूज करके डेवलप किया गया। ठीक है बच्चों, एक बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि जो अपने गामा गार्डन है, क्या आया हुआ क्वेश्चन, कि गामा गार्डन है
वो कहाँ पर है, तो आपको बताना है बच्चों अपने IARI न्यू दिल्ली में जो पूसा कैंपस है ना, वहाँ पर क्या प्रेजेंट अपने गामा गार्डन है, जहाँ पर अपने म्यूटेंट वेराइटीज डेवलप की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं पॉपुलर वीट वेराइटीज। वीट की जो अपने पॉपुलर वेराइटीज है, जहाँ पर स्पेशली अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है जिसका नाम क्या है बच्चों, लोक वन। फिर आती है अपने मेघदूत। फिर आती है अपने जिसका नाम क्या है, मुक्ता, कुंदन, C306, पूसा गोल्ड, पोसन, राज 3765, इट इज a late sowing varieties of the wheat, and HD 2967, PBW 343, Raj 3077, it is called the wonder wheat, and the WH 542, DBW 17, HD 2733, GW 322, HI 8713 और HD 3386। These all are the wheat popular varieties। यहाँ से अपने क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इसको 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वीट की वैरायटी से रिलेटेड। सबसे पहले अपने आता है क्या, डबल जीन ड्वार्फ वैरायटीज। वीट की जो डबल जीन ड्वार्फ वैरायटीज है ना, उनका नाम क्या है अपने, कल्याण सोना, सफेद लरमा और सरबती सोनेरो। ये 3 वैरायटीज है जो क्या है, वीट की डबल जीन ड्वार्फ वैरायटीज है। अगर आपसे पूछा जाए वीट की फर्स्ट ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी का नाम, तो आपको बताना है क्या ये अपने रिलीज, इसका नाम क्या है अपने UP301, और ये रिलीज होती है अपने 1970 में, 1970 के अंदर। वीट की जो ट्रिपल जीन वेराइटीज है, जो फेमस वेराइटीज है, उनका नाम क्या है, हीरा, मोती और क्या है, लाल बादशाह। ये अपने क्या है, हीरा, मोती और लाल बादशाह है, वो क्या अपने वीट की ट्रिपल जीन वेराइटीज है, ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटीज। नेक्स्ट अगर अपन देखें HD सीरीज ऑफ वीट वेराइटीज, जिसमें अपने HD स्टैंड फॉर, HD का मतलब क्या है अपने, हाइब्रिड डेली है, बट दीज आर नॉट द हाइब्रिड। ठीक है, जो अपने HD सीरीज है ना, वीट की जो भी HD सीरीज है, इस HD की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइब्रिड डेली। क्या है, हाइब्रिड डेली। पर हाइब्रिड डेली फुल फॉर्म है, बट इसका मतलब ये हाइब्रिड वेराइटीज नहीं है, ध्यान रखना। जो HD सीरीज वाली वेराइटीज है वो क्या नहीं है, हाइब्रिड नहीं है, बट इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाइब्रिड डेली। नेक्स्ट अगर अपन देखें साल्ट टॉलरेंट वीट वेराइटीज कौन कौन सी है, एक अपने KRL 213 एंड KRL 210, ये अपने क्या बच्चों, साल्ट टॉलरेंट वीट की वेराइटीज है। तो ये अपने वेराइटी का पोर्शन कंप्लीट हुआ। एक अपने इंपॉर्टेंट वेराइटी और रह गई है, जिसका नाम क्या है, सरबती वीट। ये सरबती वीट क्या है, सरबती वीट मेनली ग्रो इन द मध्य प्रदेश। ठीक है, कहाँ ग्रो किया जाता है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी स्पेशल पूछा जाए तो अपन बता सकते हैं सीहोर में, विदिशा में और अशोकनगर में। दिस इज नोन एज द गोल्डन ह्यू एंड लार्ज ग्रेन एंड स्वीटर टेस्ट। Its high protein and fiber content along with the superior quality make it ideal for Indian bread like roti and parathas। ठीक है, जो अपने सरबती वीट है ना बच्चों, वो मेनली कहाँ ग्रो होता है, अपने मध्य प्रदेश में ग्रो होता है। और मध्य प्रदेश में स्पेशली पूछा जाए तो अपन बता सकते हैं सीहोर, विदिशा और अशोकनगर में होता है। ठीक है, इसका अपने स्पेशली अपन इसको किस लिए जानते हैं, एक तो इसका बच्चों क्या है, स्वीटर टेस्ट होता है, स्वीटर टेस्ट होता है, मतलब इसका मीठा टेस्ट है। ठीक है, इसके जो ग्रेन है वो बड़े होते हैं और लार्जर ह्यू होता है इसके अंदर। ठीक है, इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी मिलता है और अपने को हाई क्वांटिटी में क्या मिलता है, फाइबर मिलता है। इसका अपन यूज मेनली किसमें करते हैं, रोटीज और परांठास बनाने में अपन करते हैं, जिसका नाम क्या है, सरबती वीट। तो आपको स्पेशली याद रखना है कि सरबती वीट मेनली इंडिया में कहाँ ग्रो होता है, तो कहाँ ग्रो होता है बच्चों, मध्य प्रदेश में ग्रो होता है। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे। अपन पढ़ते हैं वीट के क्लाइमेट और सोइल के बारे में। ठीक है, वीट को किस तरह का मौसम चाहिए, वीट को किस प्रकार की मिट्टी चाहिए ग्रो करने के लिए। तो बच्चों अपने को बताया वीट सर्दी की क्रॉप है, मतलब इसको कौन सा सीजन चाहिए होगा, मेनली रबी सीजन चाहिए, और इट इज कॉल्ड द विंटर सीजन क्रॉप।
ग्रोन इन द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट, ये मेनली अपने सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी उग जाती है, और टेम्परेट मतलब जो ठंडा इलाका है वहां पर भी वीट ग्रो कर जाता है। अगर आपसे पूछा जाए वीट के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, तो देखो जर्मिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। वीट जर्मिनेशन के लिए अपने टेम्परेचर कितना चाहिए होता है बच्चों, 20 to 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए वीट की जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, ठीक है, जो प्लांट की हाइट है या प्लांट के जो लीफी स्ट्रक्चर है वो डेवलप होते हैं, उसके लिए मेनली टेम्परेचर कितना चाहिए होता है बच्चों, 16 to 22 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए टिलरिंग के लिए, वो भी अपने 16 to 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, और ग्रोथ के लिए 20 to 22 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। बट जब बात आती है ग्रेन फॉर्मेशन की, उसके अंदर सीड बनने की, तब टेम्परेचर चाहिए होता है बच्चों 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर का कुछ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जर्मिनेशन वाले टाइम चाहिए होता है बच्चों 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, फिर अपन देख सकते हैं नॉर्मल जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो 16 to 22 डिग्री टेम्परेचर, मतलब ठंडे मौसम में अगर होती है। बट फिर से जब इसके अपने ग्रेन फॉर्मेशन की बात आती है, तो वो 22 to 25 डिग्री टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या होते हैं अपने ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। वीट रिक्वायर कूल एंड मॉइस्ट कंडीशन। भाई जब सर्दियों की क्रॉप है तो इसको हमेशा क्या चाहिए होगा, कूल टेम्परेचर चाहिए होगा। तो वीट को क्या चाहिए होता है बच्चों, कूल एंड मॉइस्ट टेम्परेचर चाहिए होता है। किस टाइम, जब इसकी वेजिटेटिव स्टेज हो। एंड वार्म एंड ड्राई कंडीशन ड्यूरिंग द ग्रेन फॉर्मेशन। ये तो अपने देखा ही है कि जब वेजिटेटिव ग्रोथ है उस टाइम इसको टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 16 to 20 डिग्री टेम्परेचर। बट अगर अपन बात करते हैं ग्रेन फॉर्मेशन की, तब उस टाइम इसको टेम्परेचर चाहिए होता है बच्चों 22 डिग्री से 25 डिग्री टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। हाउएवर द टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री टेम्परेचर, अगर 25 डिग्री टेम्परेचर से अगर ऊपर टेम्परेचर चले जाए ड्यूरिंग द ग्रेन फॉर्मेशन, रिजल्ट इन द स्मॉलर ग्रेन, रिड्यूस टेस्ट वेट ड्यू टू द फोर्स मेच्योरिटी। ठीक है, जब अगर क्या होता है बच्चों 25 डिग्री टेम्परेचर है ना, उससे भी अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया ना, तो वीट में जो ग्रेन बनेंगे, जो दाने बनेंगे ना, वो क्या होंगे, स्मॉल साइज के बनेंगे। क्या बनेंगे, स्मॉल साइज के बनेंगे। ठीक है, ये समस्या रह जाएगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं जीडीडी। जीडीडी क्या होता है, जीडीडी को अपन बोलते हैं बच्चों ग्रोविंग डिग्री डे। क्या कहा जाता है, ग्रोविंग डिग्री डे। GDD for wheat is 1550 to 1660 degree centigrade with 800 to 900 degree centigrade required until anthesis। नॉर्मली जो अपने ग्रोइंग डिग्री डे, मतलब वीट को जो ग्रो करने के लिए जो टोटल टेम्परेचर कितना चाहिए होता है बच्चों, वो चाहिए होता है अपने 1550 से 1650 डिग्री टेम्परेचर, कंप्लीट टेम्परेचर चाहिए होता है सारा मिला करके। ठीक है, और एंथेसिस मतलब इसमें जो पोलिनेशन होते हैं, पोलन्स बाहर निकलते हैं, ठीक है, फ्लोरिंग होती है, उस टाइम इसको टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, उस टाइम के लिए इसको टेम्परेचर चाहिए होता है बच्चों 800 to 900 डिग्री सेंटीग्रेड। Threshold salinity level of wheat is the 6 ds per m। ठीक है, देखो बच्चों इसमें क्या होता है, वीट की जो क्रॉप है ना, उसमें अगर अपन सेलाइन वाटर प्रोवाइड कर दें, या फिर अपन बोल सकते हैं सेलाइन सॉइल हो जाए, ठीक है, वो कितनी हो अपने 6 डेसीसाइमन पर मीटर हो जाए, तब क्या हो जाएगा अपना जो वीट है उसके लिए थ्रेशोल्ड लेवल है। थ्रेशोल्ड लेवल मतलब वीट के लिए खतरनाक है। वीट का जो ईल्ड है वो अपने क्या हो जाएगी, जब 6 डेसीसाइमन पर मीटर से अपने सेलिनिटी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तब उस कंडीशन में क्या होता है, वीट का प्रोडक्शन है वो घट जाता है, वीट के लिए हानिकारक रहता है। तो चलो बच्चों यहाँ तक हो गया। अब अपन देखते हैं स्प्रिंग एंड विंटर वीट के अंदर क्या डिफरेंस है। जो अपने स्प्रिंग वीट होता है और एक अपने जो सर्दियों का वीट है, दोनों में डिफरेंस क्या है। इंडिया प्राइमरली ग्रो स्प्रिंग वीट वेराइटीज। इंडिया में अपन बच्चों कौन सी वेराइटी डेवलप करते हैं, मेनली अपन स्प्रिंग वीट वेराइटीज डेवलप करते हैं। स्प्रिंग वीट इज रिक्वायर्ड लॉन्ग डे प्लांट, वाइल द विंटर जो वीट है इज क्वांटिटेटिव लॉन्ग डे प्लांट दैट ऑल्सो रिक्वायर वर्नलाइजेशन। ठीक है, तो देखो अगर आपसे पूछा जाए
स्प्रिंग वीट के अंदर और एक अपने कौन सा है विंटर वीट, इन दोनों में डिफरेंस। तो जो स्प्रिंग वीट है ना, इंडिया में मेनली अपन स्प्रिंग वीट ग्रो करते हैं। स्प्रिंग वीट को बच्चों चाहिए होता है केवल लॉन्ग डे प्लांट टाइम चाहिए होता है, ठीक है। लॉन्ग डे मतलब क्या होता है बच्चों, लॉन्ग डे मतलब होता है कि जब अपन 14 घंटे 14 आवर होते हैं उससे ज़्यादा अगर अपन क्या दे, अगर प्लांट को लाइट मिलती है, सनलाइट मिलती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। तो अगर स्प्रिंग डे प्लांट होगा, वीट होगा, तो उसको क्या चाहिए होता है अपने 14 आवर्स के लगभग उसको अपने क्या चाहिए होगी, लाइट चाहिए होती है, दिन डे लाइट चाहिए होती है। वही अगर अपन बात करते हैं विंटर वीट की, तो उसको बच्चों लॉन्ग डे प्लांट तो चाहिए होता है, मतलब लॉन्ग डे लाइट तो चाहिए होती है, लॉन्ग डे फोटो पीरियोडिज्म तो चाहिए होता है। साथ में क्या चाहिए होता है, लॉन्ग डे फोटो पीरियोडिज्म के साथ में उसको चाहिए होता है वर्नेलाइजेशन। क्या चाहिए होता है, वर्नेलाइजेशन। अब ये वर्नेलाइजेशन क्या होता है, एक सेकेंड। अभी अपने वर्नेलाइजेशन क्या होता है, वर्नेलाइजेशन मीन्स होता है बच्चों कि जर्मिनेशन वाले टाइम पर, जब प्लांट जर्मिनेट होता है ना, उस टाइम पर क्या होता है, सीड्स को अगर अपन कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसमें जर्मिनेशन हो, ये हमने क्या कहलाता है, वर्नेलाइजेशन कहलाता है। तो विंटर वीट को अपने लॉन्ग डे प्लांट मतलब 14 होवर से ज़्यादा अपने क्या चाहिए होगा, संडे सनलाइट चाहिए होगी, और साथ में उसको जर्मिनेशन वाले टाइम पर कोल्ड ट्रीटमेंट भी चाहिए होता है, ठीक है। ये अपने क्या कहलाता है, वर्नेलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्प्रिंग वीट नीडेड 100 to 130 days to grow, while the growing winter wheat take 180 to 250 days. Winter wheat grow time include up to 90 days during the cold month, while the remaining dormant. Winter wheat is mainly grown in the temperate region like the Europe, North America and Siberia. ठीक है। तो देखो बच्चों, जो अपने अपन ने पढ़ा, जो अपने स्प्रिंग व्हीट है ना, वो अपने कितने दिनों में ग्रो हो जाता है, वो अपने को 100 से 130 डेज के अंदर अपने ग्रो हो जाता है। कौन, स्प्रिंग, अपने जो क्रॉप है स्प्रिंग व्हीट की जो क्रॉप्स है। वही अगर अपन बात करें विंटर व्हीट की क्रॉप, वो बच्चों होती है 180 to 250 डेज के अंदर ग्रो, ठीक है। जिसमें अपने विंटर जो मंथ्स है वो तो आते ही हैं, उसके बाद में इस क्रॉप में क्या पाई जाती है बच्चों, डोरमेंसी पाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होती है अपने, फिर ये अपने लास्ट के अंदर कंप्लीट ग्रो करती है। तो इसलिए अपने ऑलमोस्ट डबल टाइम लगता है किसको, विंटर जो वीट है उसको प्रोडक्शन के अंदर। और मेनली ये ग्रो कहाँ होती है बच्चों, यूरोप के अंदर होती है, नॉर्थ अमेरिका में होती है, और कहाँ ग्रो की जाती है, साइबेरिया में ग्रो की जाती है। तो ये अपने देख लिया स्प्रिंग वीट के अंदर और विंटर वीट के अंदर डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। स्प्रिंग वीट मीन्स जिसको लॉन्ग डे प्लांट चाहिए होता है 14 डेज, और 100 to 130 डेज में ये कंप्लीट मेच्योर हो जाती है क्रॉप। इंडिया में मेनली अपन कौन सी क्रॉप ग्रो करते हैं बच्चों, स्प्रिंग वीट ग्रो करते हैं। वही अगर अपन बात करें विंटर क्रॉप की, इसको लॉन्ग डे प्लांट के साथ में वर्नेलाइजेशन भी देना पड़ता है, मतलब कोल्ड ट्रीटमेंट देना पड़ता है एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। ये अपने 180 to 250 डेज के अंदर अपने ग्रो करती है, और ये अपने डोरमेंसी भी अपने विंटर जो वीट है उसके अंदर पाई जाती है। नॉर्मली अपने ग्रो कहाँ होती है बच्चों, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में और साइबेरिया में, जहाँ पर मैक्सिमम टाइम अपने क्या रहती है बच्चों, सर्दियाँ रहती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सोइंग की, तो देखो सोइंग टाइम ऑफ द वीट, वीट का जो मेनली सोइंग टाइम अपने को पता है, ये कौन सी क्रॉप है बच्चों, ये क्रॉप है रबी की। तो जब अपन वीट क्रॉप को रेन फीड एरिया में सोइंग करें, तो किस टाइम करना होता है, सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर, मतलब अपने 15 अक्टूबर, और उसके बाद में जो टाइम पीरियड रहता है वो वीट की सोइंग का रहता है। बट अगर आप इरिगेटेड एरिया के अंदर हो, जहां पर अपने पास में इरिगेशन की सुविधा है, ठीक है, आप बारिश के ऊपर निर्भर नहीं कर रहे, आपके पास में इरिगेशन के चैनल्स प्रोवाइड है, तो इरिगेटेड एरिया में अपन कब करते हैं बच्चों, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर, मतलब अपने 1 से 15 नवंबर के बीच में ग्रो करते हैं। वहीं अगर अपन बात करें वीट में, अगर आप लेट सोइंग करोगे तो आप 15 दिसंबर तक आपको क्या करनी पड़ेगी, सोइंग करनी पड़ेगी।
बट ये कौन सी कंडीशन है बच्चों, लेट सोइंग की कंडीशन है। तो समझ में आ गया, वीट की सोइंग रेनफीड एरिया में होती है 15 अक्टूबर तक, बट अगर आप इरिगेटेड एरिया में हो, आपके पास में इरिगेशन की सुविधा है, तो आप 1 to 15 नवंबर तक कर सकते हो। बट अगर आपको लेट सोइंग करनी है तो आप कब ग्रो कर सकते हो, 15 दिसंबर तक आप ग्रो कर सकते हो वीट को। नेक्स्ट अपन देखते हैं बच्चों, सीड रेट फॉर वीट अंडर द डिफरेंट कंडीशन। वीट के लिए जो अपने को सीड रेट कितनी चाहिए होती है, ठीक है। अगर अपन देखें, अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मल सीड रेट कितनी चाहिए होती है, या फेवरेबल कंडीशन हो उस टाइम वीट को कितनी सीड रेट चाहिए होती है, तो अपन बोल सकते हैं 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से, ठीक है। या फिर आपको रेंज पूछी जाए तो आप बोल सकते हो 100 टू 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग। बट अगर आप लेट सोइंग कर रहे हो, या फिर आपके पास में सेलाइन सॉइल है, ऐसी मिट्टी है जिसके अंदर अपने क्या हो, सेलिनिटी पाई जाती है, जिसकी पीएच अपने 7 से ज़्यादा हो, ठीक है, उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे बच्चों, अपने को जो सीड रेट है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर देनी है। वो कितनी कर देनी है अपने को 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर, या अपन बोल सकते हैं रेंज के अंदर 125 से 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग अपने को ग्रो करना पड़ेगा। पर अगर आप डिबलर का यूज कर रहे हो, ठीक है, डिबलर की सहायता से अगर आप क्या कर रहे हो, सोइंग कर रहे हो, तो आपको बच्चों 25 टू 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से ही सीड देने पड़ेंगे। अगर आप FIRB सिस्टम यूज कर रहे हो, FIRB मीन्स फ्रो इरिगेटेड राइस बेड सिस्टम। FIRB की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है बच्चों, याद रखना। FIRB क्या बोलते हैं इसको, अपन FIRB को बोलते हैं फ्रो इरिगेटेड राइज्ड बेड सिस्टम, ठीक है। FIRB मीन्स फ्रो इरिगेटेड राइस बेड सिस्टम। इसके लिए अपने को बच्चों 25 टू 75 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से सीड रेट यूज करनी होगी। वहीं अगर अपन यूज करें सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन, ठीक है, जिसको अपन SWI से भी डिनोट करते हैं। SWI मीन्स सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन। इस कंसेप्ट को भी अपन पढ़ेंगे, एक नया कंसेप्ट है और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इसके लिए अपने को कितनी सीड देनी पड़ेगी, 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको सीड देने पड़ेंगे। तो ये अपने देख ली 5 डिफरेंट कंडीशन है। अगर आप नॉर्मल सोइंग कर रहे हो तो आप 100 kg दे दो। अगर आप लेट सोइंग कर रहे हो, या फिर आपकी जो सोइल है वो क्या है, सेलाइन सोइल है, उस कंडीशन में आपको 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से सीड रेट देनी होगी। आप डिबलर का यूज कर रहे हो तो 25 टू 30 kg पर हेक्टेयर। फ्रो इरिगेटेड राइस बेड सिस्टम, जिसको अपन FIRB सिस्टम बोलते हैं, उसके लिए आपको 75 kg पर हेक्टेयर। और सिस्टम ऑफ वेट इंटेंसिफिकेशन SWI का यूज कर रहे हैं अपन, तो 25 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से अपने सीड रेट रिक्वायर्ड रहती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं बच्चों डेप्थ ऑफ सोइंग, ठीक है। अपन जो मिट्टी की जो गहराई है वो कितनी अपने को यूज करनी पड़ेगी। द आइडियल सीडलिंग डेप्थ ऑफ वीट, या जो अपने ड्वार्फ वीट है, इज 5+2 सेंटीमीटर, ठीक है। नॉर्मली अपने को क्या करना पड़ता है बच्चों, 5 सेंटीमीटर अपन ग्रो करते हैं, मतलब 5 सेंटीमीटर अपन डेप्थ के अंदर अपन सीड को लगाते हैं, ठीक है। साथ में अपन +-2 भी कर सकते हैं, ठीक है। 5 से अपन या तो 2 प्लस या 2 माइनस कर सकते हैं। द डेप्थ ऑफ द सोइंग वीट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कोलियोप्टाइल। अमोंग द ड्वार्फ वीट वेराइटीज द कोलियोप्टाइल इज लॉन्गेस्ट इन द सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटीज, ठीक है। देखो अपने जो वीट को अपन ग्रो करते हैं तो उस टाइम उसकी डेप्थ कितनी रखी जाएगी, सीड को कितनी गहराई में बोया जाएगा, ये डिपेंड करता है बच्चों वीट के कोलियोप्टाइल पर, ठीक है। ये वीट के किस पर डिपेंड करता है बच्चों, कोलियोप्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। जो अपने ड्वार्फ वेराइटीज होती है ना, और ड्वार्फ वेराइटीज में जो अपने सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटीज है, कौन सी, सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटीज। 3 तरह की ड्वार्फ वेराइटीज होती है, सिंगल जीन, एक अपन ने पढ़ रखी है डबल जीन, और एक अपन ने पढ़ रखी है कौन सी, ट्रिपल जीन, ठीक है, ट्रिपल जीन। तो इनमें से जो सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटीज है ना, उसका जो कोलियोप्टाइल है वो सबसे बड़ी साइज का होता है, ठीक है। अपन देखते हैं अब डिफरेंट जो वीट की वैरायटीज है उसमें कोलियोप्टाइल की लेंथ के बारे में। अगर अपन देखें टॉल जो वीट की वैरायटीज है, जो लंबी वैरायटीज होती है, उनके अंदर जो कोलियोप्टाइल की जो लेंथ है
वो भी ज़्यादा होती है। वो कितनी होती है बच्चों? 6 to 7 सेंटीमीटर होती है। वहीं अगर अपन बात करें सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ है, उसके अंदर कितनी होती है बच्चों? 5 to 6 सेंटीमीटर। वहीं अगर अपन बात करते हैं डबल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ में एवरेज होती है 5 सेंटीमीटर, बट अपन बोल सकते हैं 4 to 5 सेंटीमीटर। और वहीं अपने ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटीज है, उसमें कोलियोप्टाइल की लेंथ सबसे छोटी होती है। कितनी होती है? 3 to 4 सेंटीमीटर, या अपन कह सकते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं बच्चों स्पेसिंग। तो अपने जब इरीगेटेड कंडीशन है ना, तो अपन रखते हैं 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर। और रेनफीड कंडीशन है तो बच्चों रखी जाती है थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब 25 to 30 से सेंटीमीटर इंटू 5 to 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो जो अपन सोइंग अगर अपन देखें तो इसकी क्या होती है, अपने रेन फीड कंडीशन में होती है 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 22.5 तो क्या है बच्चों? दो रो के बीच की स्पेसिंग है। ठीक है, और दो प्लांट्स के बीच में स्पेसिंग कितनी रखी जाती है बच्चों? 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 10 सेंटीमीटर। और दो रो के बीच में रखी जाती है 22.5 सेंटीमीटर। किस कंडीशन में? रेन फीड कंडीशन में। रेन फीड मीन्स क्या होता है? रेन फीड मीन्स होता है अपने जब अपने बारिश के ऊपर अपन डिपेंड करता है अपने वीट का प्रोडक्शन। वहीं अगर अपन बात करते हैं इरीगेटेड की, जहां पर अपने पास में इरीगेशन की सुविधा है, वहां पर अपन बच्चों रखते हैं रो टू रो तो रखते हैं 25 to 30 सेंटीमीटर, और प्लांट टू प्लांट रखते हैं बच्चों, कम कर देते हैं 5 to 6 सेंटीमीटर रखी जाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन मेथड्स ऑफ सोइंग। अपन देखते हैं बच्चों सोइंग के डिफरेंट डिफरेंट मेथड। भाई बीज की जो बुआई है ना, वो किस तरह से की जाती है? कुछ मेथड्स है। फर्स्ट है, उसका नाम क्या है? ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। वो ब्रॉडकास्टिंग को अपन क्या बोलते हैं? छिड़काव करना या छिड़कवा मेथड। ठीक है, ये अपने क्या है? प्रिमेटिव बट वाइडली प्रिविलेंट, रिक्वायर्ड 25% हायर सीड रेट। ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग होती है ना, ये अपने एक टाइप का क्या, प्रिमिटिव या फिर बोल सकते हैं ओल्ड मेथड है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा यही यूज में आता है जिसका नाम है ब्रॉडकास्टिंग, जिसमें अपन क्या करते हैं? बीज को रेंडमली अपन छिड़क देते हैं। ठीक है, बट इसमें बच्चों क्या होता है? 25% अपने को जो वीट है उसके सीड अपने को ज़्यादा देने पड़ेंगे। नॉर्मल अगर अपन बोल रहे हैं तो 100 kg अपने को देने होंगे, बट अगर अपन ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं तो अपने को सीड रेट कितनी रखनी पड़ेगी बच्चों? 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अपने आता है बिहाइंड द प्लो मेथड। बिहाइंड द प्लो मेथड क्या होता है? सीड आर ड्रॉप्ड इनटू फ्रो ओपन बाय ए कंट्री प्लो। ठीक है, सीड को अपन क्या करते हैं? नॉर्मल जो अपने कंट्री फ्लो होता है ना, उसके द्वारा उसके द्वारा अपन क्या करते हैं? सॉइल के अंदर अपन डालते हैं। इसके बिहाइंड द प्लो मेथड के भी दो मेथड है। एक का नाम क्या है? केरा मेथड, और एक का नाम क्या है बच्चों? पोरा मेथड। केरा मेथड में अपन क्या करते हैं? सीड्स आर ड्रॉप्ड बाय हैंड इनटू द फ्लो। ठीक है, जैसे अपने ये हैंड प्लो, ये अपने चल रहा है क्या? कंट्री प्लो। ठीक है, कंट्री प्लो के अपन ने क्या किया? इस कंट्री प्लो के पीछे एक व्यक्ति है जो इसको चला रहा है, वो क्या कर रहा है? अपने हाथों से सीड को अपन सोइंग कर रहा है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों? केरा मेथड बोलेंगे। ठीक है, और वही जो अपने ये जो कंट्री प्लो है, इस कंट्री प्लो के साथ में एक अपने क्या लगी रहती है? एक अपने पोर लगी रहती है, और इस पोर के अंदर या एक नाली लगी रहती है। इसके अंदर बच्चों क्या डाले जाते हैं? सीड्स डाले जाते हैं, और इस नाली की सहायता से अपने क्या होता है? सीड अपने जब रो के अंदर अपने लगते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? पोरा मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोरा मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं ड्रिलिंग। आप सब लोगों ने देखा होगा सीड ड्रिल। ठीक है, ड्रिलिंग थ्रो द सीड ड्रिल और फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल का अपन यूज करते हैं। ठीक है, ये जो सीड ड्रिल होती है उसके माध्यम से क्या होते हैं? हमने डायरेक्टली सीड डाल दिए जाते हैं। और एक होती है इसका नाम क्या? फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल, जिसके अंदर अपने फर्टिलाइजर भी साथ में अपने जो सीड है उसके साथ में अपने फर्टिलाइजर भी ड्रॉप कर दिए जाते हैं बाई दिस मशीन। नेक्स्ट अपने आता है डिबलर। डिबलर में क्या होता है? एक डिबलिंग मशीन होती है, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है बच्चों? यहाँ पर एक पोर लगी रहती है, और यहाँ से अपने सीड डाले जाते हैं, और डिबलर के द्वारा एक एक सीड है वो अपने ड्रॉप्ड किया जाता है इन द रो ऑफ व्हीट। ठीक है, इस तरह से डिबलर के द्वारा एक एक सीड को अपन
डालते हैं किसके अंदर, फील्ड के अंदर, ठीक है। और इसमें अपन ने पढ़ा भी है कि इसके अंदर अपने को क्या है, सीड रेट अपने कम हो जाती है, और कितनी अपन ने देखी थी 25 to 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से ही अपने को सीड रेट काम में लेनी पड़ती है, मतलब कम सीड रेट के अंदर अपने काम चल जाता है। तो ये अपने होता है डिबलर। सीड्स आर इंडिविजुअली सोन थ्रो द इम्प्लीमेंट कॉल द डिबलर। सीड रिक्वायरमेंट इज वेरी लो बट इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबर इंटेंसिव मेथड, ठीक है। अब इसमें एक व्यक्ति है जिसके द्वारा क्या किया जाएगा बच्चों, एक एक सीड को डाला जाएगा जमीन के अंदर, तो इसलिए अपने क्या हो जाएगा, अपने टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ठीक है, और इसमें अपने लेबर ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अगला अपने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या बच्चों, FIRB। FIRB को अपन क्या बोलते हैं, फ्रो इरिगेटेड राइज्ड बेड सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है FIRB, फ्रो इरिगेटेड राइज्ड बेड सिस्टम। FIRB was originally developed in the Mexico, ठीक है। ये FIRB मेथड है, सबसे पहले कहाँ डेवलप होता है, अपने मेक्सिको में। Wheat is sown on the rice bed and water is applied through the furrow. Wheat or rice bed and sugarcane in the furrow can be planted, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो FIRB है ना, FIRB मेथड जिसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रो इरिगेटेड राइस बेड सिस्टम। इसमें अपन क्या करते हैं, बेड को अपन इस तरह से राइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपने जो, ये तो अपने क्या हो जाएगा, राइस बेड होगी, और ये अपने क्या हो जाएगी, नीचे वाली अपने फ्रोज हो जाएगी, ठीक है। ये जो राइस बेड है ना, यहाँ पर अपन क्या करते हैं बच्चों, सीड की सोइंग करते हैं, ठीक है। राइस बेड पर अपन क्या करते हैं, सीड की सोइंग करते हैं। और जो अपने फ्रो है, ठीक है, इस फ्रो में अपन क्या देते हैं, इरिगेशन देते हैं। इस फ्रो में क्या देते हैं अपन, इरिगेशन देते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं FIRB मेथड, ठीक है। ये अपने FIRB मेथड अपन वीट में भी यूज कर सकते हैं, वीट के साथ में अपन शुगर केन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, FIRB मेथड कहाँ डेवलप किया गया था, मेक्सिको में। कहाँ डेवलप किया गया था बच्चों, मेक्सिको USA के अंदर डेवलप किया गया था। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे, जिसका नाम है वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट क्या होता है अपने, द नॉर्मल प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइंग 4 to 6 irrigation 28 to 40 2 hectare centimeter water is enough for the wheat crop. Around the 94% of the wheat area India is irrigated, ठीक है। अगर अपन देखें तो जो वीट की क्रॉप है ना, उसको ग्रो करने के लिए बच्चों 4 to 6, 4 से 6 अपने को क्या देने पड़ेंगे बच्चों, इरिगेशन देने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए वीट की क्रॉप को कंप्लीट ग्रो करने के लिए कितना हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी देना होगा, तो आप बोल सकते हो बच्चों 28 to 42 हेक्टेयर सेंटीमीटर, ठीक है। कितना देना पड़ता है, 28 to 42 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी दिया जाता है, ठीक है। आपको देखो हेक्टेयर सेंटीमीटर का वैसे कॉन्सेप्ट पता होगा। अगर अपन देखें, तीन चीजें आती है, एक तो अपने आता है हेक्टेयर मिलीमीटर, फिर अपने आता है क्या, हेक्टेयर सेंटीमीटर, और फिर अपने आता है बच्चों क्या, हेक्टेयर मीटर। अगर अपन हेक्टेयर सेंटीमीटर की बात करें, हेक्टेयर मिलीमीटर की बात करें, तो अपने को देना पड़ेगा क्या बच्चों, 10,000 लीटर वाटर। एक हेक्टेयर मिलीमीटर में कितना होता है बच्चों, 10,000 लीटर वाटर होता है। वहीं अगर अपन बात करें एक हेक्टेयर सेंटीमीटर की, तो उसमें होता है बच्चों 1 लाख, ठीक है, 1 लाख लीटर वाटर होता है, किसमें, एक हेक्टेयर सेंटीमीटर में। अब आपको बताना नेक्स्ट, एक हेक्टेयर मीटर में कितना वाटर होता है। ये तीनों ही अपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने WO के अंदर और AO में दोनों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं बच्चों क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ वीट, ठीक है। वीट की आप सब लोगों ने सुना होगा, 6 अपने क्रिटिकल स्टेजेस होती है, ठीक है। ये कौन कौन सी स्टेजेस है, इनके बारे में देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट स्टेज है जिसका नाम क्या है बच्चों, CRI स्टेज, जिसको अपन बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। ये जो क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज है ना बच्चों, 20 to 25 डेज के बाद में आती है। और अगर आपसे स्पेशल टाइम पूछा जाए तो आप बता सकते हो 20 डेज आफ्टर द सोइंग। द CRI जिसको अपन बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज ऑफ द वीट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय डॉक्टर भारद्वाज। तो क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज को सबसे पहले
किसने बताया? डॉक्टर भारद्वाज ने बताया। सेकंड स्टेज है सीआरआई के बाद में क्या? लेट टिलरिंग स्टेज। थर्ड अपने होती है जिसको हम बोलते हैं LI या लेट जॉइंटिंग स्टेज। फिर आती है बच्चों फ्लोरिंग, फिर आती है मिल्किंग, और फिर आती है अपने डफ स्टेज। तो अपने ये 6 स्टेजेस हैं किसके लिए? अपने वीट में इरिगेशन की। कौन कौन सी है? एक का नाम है अपने क्राउन रूट इनिशिएशन, फिर अपने क्या है? लेट टिलरिंग, फिर क्या अपने लेट जॉइंटिंग, फिर अपने क्या है? फ्लोरिंग, फिर अपने क्या? मिल्किंग, फिर अपने क्या? डफ स्टेज। ठीक है, जिसमें अपने जो सीआरआई स्टेज है ना बच्चों, वो 20 से 25 दिनों बाद में आती है। लेट टिलरिंग आती है अपने क्या? 40 टू 40 डेज, 45 डेज आफ्टर आफ्टर द सोइंग। 60 टू 65 डेज बाद में अपने आती है लेट जॉइंटिंग। फ्लोरिंग आती है बच्चों 80 टू 85 डेज बाद में, और मिल्किंग आती है 100 टू 105 डेज बाद में, और जो डफ स्टेज है ना 115 टू 120 डेज बाद में आती है। ठीक है, अगर अपन ने देखा जो क्राउन रूट इनिशिएशन है उसके बाद में उसके बारे में बताया था अपने डॉक्टर भारद्वाज ने। फिर अपन देखते हैं लेट जॉइंटिंग जो स्टेज है। लेट जॉइंटिंग, जॉइंटिंग मीन्स क्या होता है बच्चों? नोड्स ऑफ द स्टेम बिगिन टू इलोंगेट एंड द फर्स्ट नोड बिकम विजिबल अबाउट द सोइल सरफेस। जब अपने फर्स्ट नोड है ना, जो अपने फर्स्ट नोड होता है वो क्या होता है? अपने सोइल सरफेस के ऊपर अपने को दिखाई देता है। ठीक है, फर्स्ट नोड जब अपने को सोइल सरफेस के ऊपर दिखाई देता है ना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? इसको अपन बोलते हैं लेट जॉइंटिंग स्टेज। फिर अपने आती है फ्लोरिंग स्टेज, फिर आती है मिल्किंग स्टेज, फिर आती है डफ स्टेज। डफ स्टेज में क्या होता है? व्हेन द कर्नेल ट्रांजिशनल फ्रॉम बीइंग द सॉफ्ट एंड मिल्की टू फर्म डफ लाइक कंसिस्टेंसी। ठीक है, डफ स्टेज में क्या होता है? अपनी जो मिल्की स्टेज है उससे अपनी जो सीड है वो क्या होते हैं? थोड़े थोड़े ड्राई होने शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? डफ स्टेज बोलते हैं। तो कुल मिला के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, वीट में क्रिटिकल स्टेज कितनी है? तो आप बता सकते हो वीट के अंदर अपने 6 क्रिटिकल स्टेजेस होती है। ठीक है, इनके नाम पूछे जाएं तो आप बता सकते हो, फर्स्ट है क्राउन रूट इनिशिएशन, फिर लेट टिलरिंग, फिर लेट जॉइंटिंग, फिर फ्लोरिंग, फिर मिल्किंग, और फिर क्या अपने डफ स्टेज है। ठीक है, इनका टाइम पीरियड पूछा जाए तो 20 टू 25 डेज आफ्टर सोइंग, या स्पेशली सीआरआई का पूछा जाए तो अपन बोल सकते हैं 20 डेज आफ्टर द सोइंग। नेक्स्ट इज द लेट टिलरिंग, इट अबाउट द 40 टू 45 डेज। नेक्स्ट द लेट जॉइंटिंग, ये अपनी आती है 60 टू 65 डेज बाद में। फ्लोरिंग आती है 80 टू 85 डेज बाद में। मिल्किंग आती है 100 टू 105 डेज बाद में, और डफ स्टेज आती है 115 टू 120 डेज के बाद में। ठीक है, पूछा जाए सीआरआई स्टेज के बारे में किसने बताया बच्चों? तो डॉक्टर भारद्वाज ने बताया। नेक्स्ट अपन देखते हैं नंबर ऑफ इरिगेशन इन वीट। वीट के अंदर अपने को इरिगेशन कितना देना पड़ेगा? ठीक है, तो अपन ने पढ़ रखा है कि अपने को 6 इरिगेशन देने होते हैं। ठीक है, ये 6 अपने क्रिटिकल स्टेज होती है। अगर पूछा जाए कि मोस्ट क्रिटिकल स्टेज कौन सी है, तो उसका नाम है क्राउन रूट इनिशिएशन या सीआरआई स्टेज, जो कब आती है? 21 डेज के बाद में आती है। अगर आपसे पूछा जाए आपको 2 बार इरिगेशन देना है तो आप कौन कौन सी स्टेज में दोगे? तो आपको बताना पड़ेगा, एक तो अपन देंगे किसमें? क्राउन रूट इनिशिएशन में, और सेकंड अपन देंगे लेट जॉइंटिंग में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए अगर आपको 3 बार इरिगेशन देना है वीट में तो कब दिया जाएगा? तो अपन बता सकते हैं बच्चों, फर्स्ट क्राउन रूट इनिशिएशन में, सेकंड बूटिंग में जिसको हम फ्लोरिंग भी बोलते हैं, फिर अपन देंगे किसमें? मिल्किंग स्टेज में, मतलब फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको 4 बार इरिगेशन देना है तो आप कौन कौन सी स्टेज में दोगे? तो आप दोगे सबसे पहले क्राउन रूट इनिशिएशन में, फिर आप दोगे किस में? फिर आप दोगे लेट टिलरिंग में, फिर दोगे आप फ्लोरिंग में, फिर आप दोगे मिल्किंग में। अगर आपसे पूछा जाए 5 बार देना है तो आप बता सकते हो सीआरआई, लेट टिलरिंग, फिर लेट जॉइंटिंग, फिर फ्लोरिंग, और फिर कब देना पड़ेगा आपको? मिल्किंग में। और 6 बार का तो अपन ने पढ़ ही रखा है। फर्स्ट कौन सा है? सीआरआई, लेट टिलरिंग, लेट जॉइंटिंग, फ्लोरिंग, मिल्किंग, एंड लास्ट इज द डफ स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं सम इंपॉर्टेंट शोर्स recommended for the CRI and flooring as the critical stage for wheat irrigation when only 2 irrigation are available। ठीक है, जब अपने को 2 बार इरिगेशन देना है ना गेहूं के अंदर, तो अपन कौन कौन सी स्टेज में देंगे बच्चों?
फर्स्ट अपन देंगे CRI के अंदर, और सेकंड अपन दे सकते हैं किसमें, फ्लोरिंग में, इज द क्रिटिकल स्टेज ऑफ द वीट इरिगेशन। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट अपने आते हैं बच्चों की मेथड ऑफ इरिगेशन। मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।